नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपका टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स, यानी पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको देखो क्या पढ़ना है। मैंने लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस आपको कराई थी। आइए आज हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बची हुई है, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालें आप मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, मैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है जी, हिंदी में क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रेरण। ठीक है जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सारी बात मैं बेसिक आपको समझा चुका हूँ। मैं बार बार आपसे एक बात रिपीट करता हूँ कि व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। सब्सटेंस क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है जी, दैट इज the property of magnetism is produced in the substance। ठीक है जी, तो this property is known as induced magnetism। इस property को आप क्या कहते हैं? induced magnetism। and this phenomenon is known as magnetic induction। और इस घटना को क्या कहते हैं? phenomenon को मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, तो लैंग्वेज आप सुन करके लिख सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो ही रहे हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। ठीक है जी, हिंदी सुन लीजिए। जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। ठीक है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्लियर है? इस गुण को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये बातें बार बार है ना रिपीट कर रहे हैं हम। जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स, तब से है ना यही बात है कि जब किसी सब्सटेंस को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो सब्सटेंस कैसा हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इसी के साथ देखो एक हेडिंग और देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसे कहते हैं चुंबकीय, ठीक है जी, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है जी, क्या कहेंगे इसे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलो मैं इसके थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ। देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? चुंबकीय फ्लक्स आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो पास होके जा रही है मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस से, तो पासिंग थ्रू, ठीक है जी, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है जी, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस का मतलब चुंबकित पदार्थ से, तो पासिंग थ्रू मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है जी, और डेंसिटी है तो यूनिट एरिया से पास होकर जा रही है, तो पासिंग थ्रू मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, पर यूनिट एरिया। और एक विशेष बात सबसे, परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये किसी मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के भीतर से पास होकर जा रही हैं
और यूनिट एरिया से जा रही हैं और कैसे जा रही हैं, परपेंडिकुलरली। तो इन्हें ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे ही आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। और देखो हिंदी में सुन लीजिए, एकांक है ना, प्रति एकांक, बल्कि ऐसे कहो, किसी चुंबकित पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है जी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या था मैंने बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है ये भी बताया। ठीक है जी। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ है, तो इसे आप बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, तो है ना, ये टॉपिक पूरा हुआ। अब इसका एक डेरिवेशन करते हैं। तो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन 3 वेक्टर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन 3 वेक्टर्स। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन 3 वेक्टर्स। देखो, एक तो है वेक्टर b, एक है वेक्टर h और एक है वेक्टर i, जिसे आप वेक्टर m भी कह सकते हो या i भी कह सकते हो। ठीक है, इनके बीच वेक्टर b क्या है आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह सकते हो या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हो। और h क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता। ठीक है जी, या चुंबकीय या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी जिसे आप कह सकते हो। और I क्या है, I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसे शॉर्ट में मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को वेक्टर I से लिखते हैं और उसे आप वेक्टर M से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M भी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप मैग्नेटाइजेशन भी, केवल मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हो। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहोगे तो वेक्टर I, और केवल मैग्नेटाइजेशन कहोगे तो वेक्टर M। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब इन तीनों के बीच रिलेशन आपको प्रोड्यूस करना है। तो आइए इनके बीच रिलेशन का एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसे कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, एक लॉ जानते हैं जिसे आप कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन किस में लिखना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो आप लिखें वी नो दैट एम्पियर्स सर्किटल लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है जी। देखो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में, कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू वैक्टर जे। ठीक है जी, कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर किसके हैं, म्यू नॉट इंटू वैक्टर जे। आप जानते हैं वेक्टर जे क्या होता है, वेक्टर जे को आप कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद लिखना है सब आपको यही जो मैं बार बार बोलता आया हूँ कि व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है जी। और उसमें क्या मतलब मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, तो तब जो है ना, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ये वाला, कि जो वेक्टर जे है ना, वो मतलब जो करंट डेंसिटी है वो 2 प्रकार की करंट डेंसिटी के सम के बराबर होती है। एक तो है वेक्टर जे एफ, एक है वेक्टर जे एम। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे देन द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्री, एफ का मतलब क्या है, फ्री करंट डेंसिटी, एंड एम का मतलब है मैग्नेटाइजेशन, एंड मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। ठीक है जी। तो जो टोटल करंट डेंसिटी है वो फ्री करंट डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी के सम के बराबर होती है। यानी करंट डेंसिटी जो है ना, आपने पढ़ा है ना करंट डेंसिटी धारा घनत्व, वो 2 प्रकार की करंट डेंसिटी के सम के बराबर होती है। ये तो है फ्री करंट डेंसिटी, ठीक है, F फॉर फ्री, और M फॉर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो एक करंट डेंसिटी तो पहले से जो करंट था उसके कारण है। ठीक है जी। और एक करंट डेंसिटी जो है वो मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी, तो उसके कारण जो करंट होता है उस करंट की डेंसिटी से रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, मैंने बोला। तो देन
द टोटल करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्री करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। ठीक है जी, दोनों के सम के बराबर है। इसे कहेंगे, फ्री को मुक्त कहेंगे शायद, मुक्त धारा घनत्व, और इसे कहेंगे मैग्नेटाइजेशन को शायद चुंबकन कहेंगे, चुंबकन धारा घनत्व। ठीक है जी, चलो तो अब देखो यहाँ जे की वैल्यू रख दो। सो कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट, ये हो जाएगा वेक्टर जे एफ प्लस वेक्टर जे एम। ठीक है जी, और एक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बल्कि दो। वेक्टर जे एफ जो होता है ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर एच। ठीक है जी, और वेक्टर जे एम होता है कर्ल ऑफ वेक्टर एम। ठीक है जी, दोनों की वैल्यू रख दो। तो कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर है म्यू नॉट, यहाँ रखो कर्ल ऑफ वेक्टर एच प्लस इसकी वैल्यू रखो कर्ल ऑफ वेक्टर एम। तो देखो कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट, कर्ल कॉमन ले लूँ तो आएगा वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम। ठीक है जी, म्यू नॉट को अंदर ले जाओ, कर्ल को बाहर ले लो। कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर कर्ल ऑफ म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम। कर्ल से कर्ल कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर बी बराबर आएगा म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम। बात समझ में आई? मैंने आपको बताया चाहे वो तो मैग्नेटाइजेशन कह दो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह दो, है ना। तो इसे आप वेक्टर एम को वेक्टर आई भी लिख सकते हो, है ना। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई। ठीक है जी, कर लेंगे। तो देखो यही तीनों वेक्टर्स में रिलेशन का आपका डेरिवेशन है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, तो नीचे लिख सकते हो आप, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन थ्री वेक्टर्स, वेक्टर बी, वेक्टर एच एंड वेक्टर एम या वेक्टर आई, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, वेक्टर आई के टर्म में आए तो ये लिख देना, वेक्टर एम के टर्म में आए तो वेक्टर एम लिख देना। कर लोगे इसे तो ये डेरिवेशन आपका पूरा हुआ, है ना। ये डेरिवेशन 12th क्लास में भी था, लेकिन प्रूफ उसका आपने अब पढ़ा है। ठीक है, चलो इसके बाद एक दूसरी हेडिंग डालो, है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प लेके एक दूसरा रिलेशन हम प्रोड्यूस करेंगे। रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैंने बताई थी इसकी हिंदी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हिंदी क्या थी? चुंबकीय संवेदनशीलता। ठीक है, यानी काईएम एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। चुंबकीय क्या बोलते हैं इसे? चुंबकशीलता, है ना, चुंबकशीलता कहते हैं। यानी कि म्यू, ठीक है, म्यू नॉट कह दो, किसी मीडियम की होगी तो म्यू होगी, और फ्री स्पेस या एयर की होगी तो म्यू नॉट। ठीक है, देख लेंगे चलो जिस जैसे भी। तो ये आपको डेरिवेशन करना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम और मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट का डेरिवेशन है। ठीक है जी, चलो इसे करते हैं। तो इस फॉर्मूले को ही उठाओ। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो? वेक्टर बी बराबर है म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई। ठीक है जी, क्लियर है? आपको काईएम बनाना है, तो काईएम होता है आई अपॉन एच, तो अंदर से एच कॉमन ले लो। वेक्टर एच कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस वेक्टर आई अपॉन वेक्टर एच। ठीक है जी, और आप जानते हैं वेक्टर आई अपॉन वेक्टर एच, यही तो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वेक्टर बी बराबर है म्यू नॉट वेक्टर एच 1 प्लस काईएम। एच को एक काम करो, बल्कि
इधर ले जाओ बी के अपोन में। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, ठीक है, कौन सा, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच क्या होता है, आपको याद है म्यू होता है, म्यू। ठीक है जी, तो यहाँ म्यू ही कर दो, फिर क्या बन जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। ठीक है, देखो रिलेशन आ गया। ठीक है, ये म्यू क्या है, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो दोनों के बीच रिलेशन आ गया, तो आप नीचे लिख देंगे इट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी, देखो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा सकता है। देखो कैसे, कई मान लो क्या पता ये आ जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच रिलेशन, तो देखो फिर कैसे करेंगे। देखो ये जो म्यू नॉट है ना, अपोन में ले आओ म्यू के 1 प्लस काई एम, और आप जानते हो पढ़ा है ना आपने, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी के जिसे आप कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हो जाएगा म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। ठीक है जी, कर लोगे, तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, हो जाएगा। चलो तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग डालो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेडिंग है क्लासिफिकेशन। अब हम जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसे आप कह सकते हो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आपको करना है, तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, ऑन, ये ऐसे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, THEIR, देयर माने उनके, तो उनके बिहेवियर के आधार पर, यानी व्यवहार के आधार पर, और उनका व्यवहार कहाँ, चुंबकन क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, रखने पर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो इस आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, THEIR, देयर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, क्लियर है। तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है उनके चुंबकन क्षेत्र में उनके व्यवहार के आधार पर। तो पहला भाग क्या, वो पहला पार्ट क्या है इसका, पहले टाइप के सब्सटेंसेस कहलाते हैं आपके, फर्स्ट हेडिंग डालिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली हेडिंग क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे अनुचुंबकीय। ठीक है जी, अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं आप जानते हैं। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जिन्हें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर, जिन्हें चुंबकन क्षेत्र में रखने पर वे हल्के से आकर्षित हो जाते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, किसमें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड स्लाइटली इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है, द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड स्लाइटली इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कॉमन आगे लिख देना, आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में
जैसे कि मैग्नीज होता है और कॉपर ATC, ठीक है जी। मैग्नीज और कॉपर इसके उदाहरण हैं। कॉपर यानी तांबा, मैग्नीज एक पदार्थ, एक धातु होती है, ठीक है जी। तो मैग्नीज और तांबा या कॉपर इसके एग्जाम्पल हुए। फिर इसकी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो इसके बाद हेडिंग आप लिखना ठीक है जी। तो इसकी लैंग्वेज लिख लो बस आप, है ना। क्या लिखोगे? दीज सब्सटेंसेस आर, बल्कि ऐसे लिखो, दीज सब्सटेंसेस अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय दैम, क्लियर है। तो इसका मतलब है ये जो सब्सटेंस है ये अट्रैक्ट करते हैं, है ना, ठीक है जी। किससे करते हैं? अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा अट्रैक्ट भी खुद भी होते हैं, ठीक है। खुद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप ये लिखिए, देखो जब इन सब्सटेंसेस को रखा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब इन्हें रखा जाता है तो ये वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट में खींचने लगते हैं, ठीक है जी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप समझते हो, यानी जो असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसके किसी पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, किसी पॉइंट पर कम होगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थों को रखा जाता है वीक मैग्नेटिक, मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की ओर क्या होने लगते हैं? ये मूव करने लगते हैं, यानी कि चलने लगते हैं, ठीक है जी। तो वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना, या चलने लगते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वीकर टू अट्रैक्ट, वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक है। तो आप दूसरे पॉइंट की लैंग्वेज लिख लीजिए। दूसरे पॉइंट की लैंग्वेज हो जाएगी कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दे मूव, है ना, ये मूव करते हैं फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है जी। तो हिंदी में क्या कहेंगे कि जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकन क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र के दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर मूव करने लगते हैं, ठीक है जी। मूव करने लगते हैं मतलब चलने लगते हैं या गति करने लगते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है आपको। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का लिख लो। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है ना और स्मॉल होती है। तो आप लिख देंगे द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज पॉजिटिव, है ना, बट स्मॉल, कम होती है और पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप जानते हैं चुंबकीय संवेदनशीलता। फोर्थ पॉइंट रिलेटिव परमेबिलिटी का है। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। और कैसी होती है? स्मॉल होती है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉल, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, जो मैग्नेटिक ये है ससेप्टिबिलिटी इस टाइप के सब्सटेंसेस की, वो सब्सटेंस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, जिसे आप केल्विन में नापते हैं। तो इनकी जो चुंबकशीलता है, पहले क्या बोलते हैं, चुंबकीय संवेदनशीलता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? पदार्थ के जो परम ताप है उसके, है ना। कर लेंगे आप। तो मैं इसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ, इसकी तो बोल दी। इसमें आप क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बल्कि ऐसे लिखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस,
पदार्थ के परम ताप के, ठीक है। दैट इज करके आप ये लिख देंगे काई एम क्या है, प्रोपोर्शनल 1/T, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, C/T हो जाएगा ना। तो वेयर C क्या है, C है क्यूरी कांस्टेंट, C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, और लिख देना दिस लॉ इज नोन एज क्यूरीज लॉ। इस लॉ को आप क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं, क्यूरीज लॉ कहते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बता दी हैं, गुण पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, क्लियर है। आओ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने पढ़ लिए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो भी, और उनके गुण भी। इसके बाद देखो चलेंगे किस पर, इधर देख लो, नंबर 2 पार्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है जी। इन्हें कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है जी। क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है जी। ये अनुचुंबकीय थे और ये प्रतिचुंबकीय हैं, क्लियर है आपको। देखो ध्यान दो, इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप लिख लेंगे द सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, इज आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ना, लेड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है जी, और बिस्मिथ है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है ना। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था, मैग्नीज है, कॉपर है, ठीक है जी, और इसके लेड, बिस्मिथ, ETC हो जाएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखो, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने रफ क्यों नहीं की, क्योंकि डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज की जस्ट कैसी हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आप खुद समझ सकते हो। इसी के पैरेलल देखो, देखो इधर अट्रैक्ट कर रही थी ये, है ना, यानी ये सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते थे और उनके द्वारा अट्रैक्ट भी होते थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिपेल हो जाएगा, बस रिपेल, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे दीज सब्सटेंसेस आर, बल्कि दीज सब्सटेंसेस रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी उन्हें रिपेल भी करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित भी करते हैं, और उनके द्वारा प्रतिकर्षित होते भी हैं, ठीक है जी। कर लेंगे पहला पॉइंट, ETC भी लिख दो यहाँ, ठीक है जी। इसमें एक दो और लिख सकते हो, जिंक वगैरह भी हैं, दो एग्जाम्पल बहुत है। पर वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट में ये क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे, ये कैसे होंगे, स्ट्रोंगर टू वीकर, ठीक है जी, स्ट्रोंगर टू वीकर, क्लियर है। तो आप एक बात कहेंगे कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दे आर, बताओ, बल्कि दे मूव, ठीक है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। ये स्ट्रोंगर से वीकर फील्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट काई एम, देखो इसका पॉजिटिव है तो इसका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, या निगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की जगह ना, जस्ट अपोजिट है सारा इसका, जो इसमें है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ है, निगेटिव तो है लेकिन स्मॉल ही है, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस टाइप वो दिस सब्सटेंसेस इज निगेटिव बट स्मॉल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 हो जाएगा, म्यू आर इज लेस देन 1, है ना। लेकिन लेस देन 1 तो है लेकिन निगेटिव नहीं है पॉजिटिव ही, ठीक है। लेस देन, या आप ऐसे कह सकते हो कि 1 से तो छोटा है लेकिन है पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा,
ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो आप कहेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज लेस देन 1 बट पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, मतलब 1 से छोटा तो है रिलेटिव परमिबिलिटी, लेकिन 0 से छोटा नहीं है, यानी 0 और 1 के बीच में है। तो 1 से कम, 0 से अधिक, यानी कि 1 से कम है तो स्मॉल है, वो होता है ना, 1 से कम है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव कब नहीं होता, जब 0 से बड़ा होता है। ठीक है जी, इसकी लैंग्वेज भी हो गई। 5वां, इसमें जो है ना ये वाला पॉइंट है ही नहीं, टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर के क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो आप लिख देंगे द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इन पदार्थों की चुंबकीय संवेदनशीलता पदार्थ के परम ताप पर निर्भर नहीं करती। बात समझ आई आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों की देखो कंपैरिजन करते हुए हमने कर लिया है इसे। और अब तीसरे टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। पैरामैग्नेटिक की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक की जगह बस आ जाएगा, बताओ आपको याद हो तो, 12th में भी तो था। तीसरा पॉइंट है ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है जी, फेरोमैग्नेटिक इसे बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ है ना। और इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें सारी बात बिल्कुल सेम है जो इसमें थी पैरामैग्नेटिक में, कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, लेकिन वहाँ पे था स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो वहाँ पर अट्रैक्ट होते थे, हल्के से आकर्षित होते थे, यहाँ बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे तो अट्रैक्ट होंगे स्ट्रांगली। तो आप लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड कोमा आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बल्कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आप चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, तो जो चुंबकन क्षेत्र में तीव्रता से या तेजी से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल देखो, इनके एग्जाम्पल जैसे कि निकिल है ना, कोबाल्ट है ना, और आयरन है, ETC। ठीक है, इनके निकिल, कोबाल्ट, आयरन यानी लोहा। ठीक है जी, और इसमें सारी प्रॉपर्टी सेम सी ही है, बस एक में अंतर देखो, यहाँ भी मैंने बताया था, बस यहाँ वर्ड लग जाएगा स्ट्रांगली, सारी लैंग्वेज सेम, एक वर्ड आएगा स्ट्रांगली। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते भी हैं और उनसे अट्रैक्ट होते भी हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा, और उन्हें भी बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पहले पॉइंट की लैंग्वेज जो मैंने उसमें बोली थी ना पैरामैग्नेटिक में, बिल्कुल सेम है। अट्रैक्ट के बाद क्या लग जाएगा? स्ट्रांगली। ये सबसे लास्ट में स्ट्रांगली लगा दी है ना। ठीक है जी, और दूसरे पार्ट में भी यहाँ भी बिल्कुल ये सेम रहेगा, बस यहाँ एक वर्ड लगा दियो यही स्ट्रांगली। यानी जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सब्सटेंस वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाते हैं, और वो भी बहुत तेज़ी के साथ, है ना, रैपिडली या स्ट्रांगली। ठीक है, और देखो थर्ड पॉइंट, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव तो होती है लेकिन स्मॉल नहीं होती, बस चेंज यहाँ आएगा, स्मॉल की जगह क्या आएगा? लार्ज। ठीक है, तो आप लिखेंगे द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज पॉजिटिव बट लार्ज। ठीक है, देखो गुण तो वही है ना उनके अंदर, इनके अंदर पैरामैग्नेटिक वाला, लेकिन इनके अंदर वो गुण बहुत अधिक है, तो स्मॉल की जगह क्या आएगा? लार्ज। तो कॉमन सेंस की बात है एक, और यहाँ भी स्मॉल की जगह क्या आ जाएगा? लार्ज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज ग्रेटर देन 1 बट लार्ज। ठीक है, आसान है, और ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। बस क्या आ जाएगा? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ, वहाँ पे कहा होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यहाँ कह दोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और यदि वहाँ कहा हो दीज सब्सटेंसेस तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल एज इट इज नोट कर लेना।
ठीक है, बिल्कुल सेम है और इसे क्यूरी लॉ कहते हैं। ठीक है, हाँ, क्यूरी लॉ का ग्राफ आ जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टाइम के बीच। ठीक है जी, टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो देखो आगे की तरफ ग्राफ चल रहा है, तो ग्राफ के आगे की ओर चलने का क्या मतलब है, ग्राफ के आगे की ओर चलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ग्राफ के नीचे की ओर चलने का मतलब है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट रही है। तो टेम्परेचर, ग्राफ के आगे चलने का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना, तो ग्राफ आगे के साथ साथ नीचे चल रहा है। तो ग्राफ आगे चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे चल रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट रही है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती ही है ना। तो ये ग्राफ कई बार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो ये ग्राफ के नीचे लिख देना, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कर लोगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने बताया। तो मैंने क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का आपको करा दिया है। ठीक है जी, और आज के लेक्चर में इससे पहले हमने दो छोटे छोटे डेरिवेशन रिलेशन वाले किए, और उससे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन की। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।